नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। आज की इस क्लास में हम रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। रीति सिद्ध काव्यधारा के पहले के 30 प्रश्न आपको कल की वीडियो में दिए जा चुके हैं। किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें, लिखें, जिससे कि उसका समाधान किया जा सके। जैसे कि आप जानते हैं, ये समाधान सीरीज के नाम से 7000 प्रश्नों की लगभग श्रृंखला चलाई जा रही है। अगर किसी भी प्रश्न पर कोई भी डाउट है तो उसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। हाँ, जो लोग नए जुड़े हैं उनको हम बता दें कि ये जो क्लासेज आपको मिल रही हैं ये बिल्कुल फ्री क्लासेज हैं और टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, आरपीएससी, नेट जेआरएफ के लिए जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वन लाइनर, उन सभी की बेहतर तैयारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। और अभी तक हमने आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्यधारा तक के सभी प्रश्नों को ऑब्जेक्टिव रूप में लिया है। आगे की इस क्लास में हम रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रश्नों को लेने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 31 नंबर का। इसके पहले के 30 प्रश्न कल की क्लास में कराए जा चुके हैं। तो ये 31वें नंबर का प्रश्न है, कृष्णलाल की टीका नाम से बिहारी सतसई के प्रत्येक दोहे का सवैया में विवेचन किस कवि के द्वारा किया गया। कृष्णलाल की टीका नाम से बिहारी सतसई, जो इन्होंने बिहारी जी ने सतसई लिखी है, उसके जो प्रत्येक दोहे का सवैया में विवेचन किस कवि के द्वारा किया गया है। इसका सही उत्तर है कृष्णलाल कवि। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, बिहारी रत्नाकर नाम से बिहारी सतसई की टीका किसने प्रस्तुत की। बिहारी रत्नाकर के नाम से, तो इसके उसका जो सही उत्तर है वो है जगन्नाथ दास रत्नाकर। बी ऑप्शन, इसमें इनके नाम में रत्नाकर लगा हुआ है और बिहारी रत्नाकर नामक टीका में भी रत्नाकर लगा हुआ है। इससे एक हिंट मिल जाता है। बिहारी रत्नाकर के नाम से सन 1921 में ये जो टीका इन्होंने लिखी वो 1921 में लिखी, जो हिंदी खड़ी बोली में सर्वश्रेष्ठ टीका मानी जाती है। यानी जो ये आप टीका देख रहे हैं बिहारी रत्नाकर, जो कि सतसई के ऊपर जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने लिखी है, ये खड़ी बोली में सर्वश्रेष्ठ टीका मानी जाती है, जो कि 1921 में प्रकाशित कराई गई। अगला प्रश्न है, लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन है। लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन है, इसलिए ये प्रश्न यहाँ पर उठाया गया है। आप सभी जानते होंगे इसके रचनाकार हैं लल्लू लाल, और लल्लू लाल पूर्व भारतीय युग में आते हैं। अभी हमने आधुनिक युग शुरू नहीं किया है, लेकिन ये प्रश्न यहाँ उल्लेख इसलिए है क्योंकि ये जो इन्होंने लाल चंद्रिका नाम से रचना की है वो सतसई की टीका है। तो लल्लू लाल यहाँ पर सही होंगे। यानी बिहारी की जो रचना है सतसई, उसके ऊपर इन्होंने टीका की है, जो कि लाल चंद्रिका के नाम से लिखी है। अगला प्रश्न है, सुरति मिश्र ने बिहारी सतसई की टीका किस नाम से लिखी है। तो सुरति मिश्र की जो टीका है जो कि बिहारी सतसई के ऊपर लिखी गई है, उसका नाम है अमर चंद्रिका। बी ऑप्शन, अमर चंद्रिका। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के किस कवि की काव्य कृति पर 50 से भी अधिक टीकाएं लिखी गई हैं। रीतिकाल की किस कवि की काव्य कृति पर 50 से भी अधिक टीकाएं लिखी गई हैं। सही उत्तर है डी, बिहारी। बिहारी सतसई जो रचना है इनकी, उस पर 30 से भी अधिक टीकाएं लिखी गई हैं। यहाँ 30 नहीं, सॉरी, यहाँ 50 लिखा हुआ है, यहाँ पर 30 होना चाहिए। 30 से भी अधिक टीकाएं लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई की टीका बिहारी बिहार के रचनाकार कौन हैं। यहाँ पर इनकी टीकाओं के जो, क्योंकि रीति सिद्ध कवियों के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें सबसे मुख्य रूप से बिहारी का ही नाम उल्लिखित होता है, तो इनकी जो रचना है सतसई वो मात्र एक रचना है और उस पर टीकाएँ कई सारी लिखी गई हैं अलग अलग कवियों के द्वारा। तो उनके यहाँ पर हम उल्लेख कर रहे हैं, जैसे बिहारी बिहार, बिहारी रत्नाकर, लाल चंद्रिका, अमर चंद्रिका, इस तरह से जो टीकाओं के नाम हैं वो आप तक हम इन प्रश्नों के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। तो बिहारी बिहार के रचनाकार कौन है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है अंबिका दत्त व्यास, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इत आवत चली जात उत चली 6 सातक हाथ। इत आवत चली जात उत चली 6 सातक हाथ पंक्ति की रचनाकार कौन है। तो ये पंक्ति बिहारी की है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, बिहारी के काव्य को शक्कर की रोटी की संज्ञा किसने दी है। बहुत अच्छा प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न जो कथन वाले या इस प्रकार से किसी प्रकार की संज्ञा देने वाले प्रश्न होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो बिहारी के काव्य को शक्कर की रोटी की संज्ञा किसने दी है, इसका जो सही उत्तर है वो है पद्म सिंह शर्मा। बी ऑप्शन सही है।
पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी के काव्य को शक्कर की रोटी कहा है। अगला प्रश्न है, बिहारी के दोहों पर कुंडलियाँ लिखने वाले कवि कौन हैं? जो इनके दोहे हैं आप जानते हैं, इनके दोहों पर रोला भी लिखा गया है और सवैया भी लिखी गई है। और उसके बाद में प्रश्न बनता है कुंडलियाँ लिखने वाले कौन हैं? 39वें नंबर के इस प्रश्न में इसका जो सही उत्तर है वो है पठान सुल्तान, सी ऑप्शन। पठान सुल्तान ने बिहारी के दोहों पर अच्छी अच्छी कुंडलियाँ लिखी हैं। अगला प्रश्न है, बिहारी की ऊहात्मक उक्तियों पर किस कविता का प्रभाव माना जाता है? ऊहात्मक उक्तियों पर यहाँ पर बात की जा रही है। जो इनकी उक्तियाँ हैं उन पर फारसी कविता का प्रभाव मिलता है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। फारसी कविता का प्रभाव मिलता है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति से भरी हुई जो इनकी कहावतें मिलती हैं इनके दोहों में, वो सब उन पर किसका प्रभाव है? तो उस पर फारसी का प्रभाव है। अगला प्रश्न है, देव बड़े की बिहारी विवाद में किसने बिहारी को कवि के रूप में स्वीकार नहीं किया? देव बड़े की बिहारी एक विवाद चला था, तो ये जो विवाद हुआ था इस विवाद में बिहारी को कवि के रूप में ही स्वीकार नहीं किया गया है। तो ऐसे कौन हैं इनमें से, जो कि आपके सामने ऑप्शन में रखे हुए हैं, नाम लेना चाहेंगे? लाला भगवान दीन, मिश्र बंधु, गुलाब राय, शिव सिंह सेंगर। तो इनमें से कौन है जो कि इस विवाद में बिहारी को कवि के रूप में ही स्वीकार नहीं करते हैं? तो सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, मिश्र बंधु। अगला प्रश्न है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता, ये कथन किस आलोचक का है? तो इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो विंध्यो आगे कौन हवाल, ये पंक्तियाँ किस कवि ने महाराज जयसिंह को उनके दरबारी कार्य की प्रेरणा देने के लिए लिखकर भेजी थी? इस प्रश्न पर कल की क्लास में हमने चर्चा अच्छे से की थी। आज हम इसका सीधा उत्तर लेते हैं। बिहारी ने, यहाँ पर ए ऑप्शन कि बिहारी ने महाराज जयसिंह को राज दरबारी कार्य की प्रेरणा देने के लिए ये पंक्तियाँ लिखी थी, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बिंधो आगे कौन हवाल। अगला प्रश्न है, बिहारी और घनानंद की भाषा के आधार पर पूरा व्याकरण बनाया जा सकता है, कथन किसका है? ये जो बिहारी और घनानंद की भाषा है उसके आधार पर एक पूरा व्याकरण बनाया जा सकता है, ये कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न लेंगे, गागर में सागर भरना किसके दोहों की विशेषता रही है? गागर में सागर भरना किसके दोहों की विशेषता रही है? इसका सही उत्तर है बिहारी, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, बिहारी के दोहों की प्रशंसा में ऐसा कहा जाता है कि इनका एक एक दोहा गागर में सागर भरने वाला है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल में राम काव्य के कवि कौन माने जाते हैं? राम काव्य के कवि इस काल में, रीतिकाल में राम काव्य भी लिखा गया है। तो इसमें जो प्रश्न के अनुसार जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन है जो कि राम काव्य लिखने वाले हैं रीतिकाल में? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सेनापति, सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? तो इसमें से कौन सा कवि है जो कि प्रकृति चित्रण जिसने किया है और रीतिकाल में ये इनकी विशेषता रही है? तो ये हैं सी ऑप्शन, सेनापति। अगला प्रश्न है, कवित्त रत्नाकर के रचयिता कौन हैं? कवित्त रत्नाकर के रचयिता जो हैं, यहाँ पर काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि रत्नाकर लिखा है तो यानी जगन्नाथ दास रत्नाकर ही होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कवित्त रत्नाकर के जो रचनाकार हैं वो हैं सेनापति, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ये प्रश्न तो टीजीटी 2016 में 2005 में भी पूछा गया है। अगला प्रश्न है, कवित्त रत्नाकर किस भाषा में रचित है? कवित्त रत्नाकर किस भाषा में रचित है? तो इसका सही उत्तर है ब्रज भाषा में, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का कोई भी कवि भक्ति भावना से ही नहीं है, हो भी नहीं सकता था क्योंकि भक्ति उसके लिए मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। फिर से कथन को पढ़ते हैं, रीतिकाल का कोई भी कवि भक्ति भावना से ही नहीं है, हो भी नहीं सकता था क्योंकि भक्ति उसके लिए मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। उपरोक्त कथन किसका है? तो इसमें जो ऑप्शन है इनको पढ़ेंगे, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है डॉक्टर नगेंद्र, बी ऑप्शन सही है। आज के लिए इतना ही। आज हम 50 प्रश्नों तक हमने चर्चा की और इसके आगे की प्रश्न जो रीति सिद्ध काव्यधारा के हैं वो कल की क्लास में रात 9 बजे फिर आप तक पहुंचाए जाएंगे।
और इसी तरह से डेली ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आपकी जो फ्री क्लासेज हैं ये टीजीटी पीजीटी स्तर पर उन्हें आप तक प्रोवाइड कराया जा रहा है। आगे भी वीडियोज़ को पाने के लिए आप लगातार हमसे जुड़े रह सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब करना है। साथ में वीडियो अच्छी लगी हो, प्रश्न अच्छे लगे हों तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे तक अपने कमेंट जो भी कोई सुझाव हो उनको भी ज़रूर पहुंचाएं। आगे ऐसे ही और बेहतर क्लास देने के लिए, बेहतर प्रयास करने के लिए हम और ज़्यादा प्रयासरत रहेंगे, लेकिन आप सभी का मनोबल मुझे चाहिए होता है जो कि आप अपनी लाइक के माध्यम से हम तक पहुंचाते हैं। बहुत बहुत आभार उन सभी व्यक्तियों, सभी व्यूअर्स का जो कि हमसे काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। अपने सुझाव, किसी भी क्वेश्चन में कोई त्रुटि होती है तो उसका संशोधन भी करवाते हैं। उन सभी का हृदय से आभार। बाकी लोग जो भी नए जुड़े हैं उन सभी से निवेदन कि ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने जो अपना बहुमूल्य समय है वो आप इस वीडियो देखने में लगा रहे हैं तो उसे भी जाया न जाने दें, बल्कि आपकी तैयारी और बेहतर हो, यही शुभेच्छा मेरी है। इसके साथ ही हम मिलते हैं कल की क्लास में रात 9 बजे फिर से। हाँ, एक चीज़ और कि अगर आप अपनी पुरानी जो भी वीडियोज़ हो चुकी हैं उनको देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का जो ये टीजीटी पीजीटी बेहतर तैयारी के जो टिप्स हैं या जो भी क्लासेज हैं वो सभी एक प्लेलिस्ट के माध्यम से दी गई हैं, तो उन्हें ज़रूर देख सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक और जो कि यूजीसी नेट की तैयारी के लिए विशेष रूप से दिए गए हैं वो सभी आप देख सकते हैं। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। हिंदी व्याकरण के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसे भी देख सकते हैं। हाँ, कुछ दिनों में साथ साथ हम व्याकरण की क्लास भी चलाएंगे, लेकिन अभी इतना ही हो पा रहा है तो इतना ही हो रहा है। हाँ, आगे संभावना है कि जब डेट आ जाएगी एग्ज़ाम की तब हम और ज़्यादा प्रयास करेंगे और ज़्यादा क्लासेस कंटेंट आप तक पहुँचाएँगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ संध्या, धन्यवाद।